बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल शमीर BKW वॉइस के मुअज़्ज़िज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में ईंटों के भट्ठों पर पूरा पूरा घराना काम करता है। छोटे छोटे बच्चे भी कच्ची पक्की ईंटें उठाते हैं। भट्ठों के अक्सर व बेशतर मालकान पूरे पूरे कुंबे को कुछ कर्ज देकर काम लेते रहते हैं। बाज़ लोग किसी मजबूरी की वजह से इन मालकान से कुछ रकम कर्ज ले लेते हैं जो वो कभी वापस नहीं कर सकते। आजकल तो सुना है कि ये रिवाज हो गया है कि किसी भट्ठे पर नौकरी के लिए कोई कुंबा जाता है तो वो कर्ज का मुतालबा करता है। इस कर्ज का स्टाम्प लिखा जाता और मकरूज के अंगूठे लगवा लिए जाते हैं। अनपढ़ देहाती स्टाम्प और अंगूठे से बहुत डरते हैं। भट्ठा मालकान उनके साथ मनमानी करते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चों से भी ईंटें उठवाते और सुबह से शाम तक काम लेते हैं। इनकी जवान औरतों को वो अपनी ज़ाती मलकियत बना लेते हैं। हिकायत शुमारा जून 1992 का टाइटल देखें। इस पर छोटी सी एक बच्ची की तस्वीर है जिसने 2 ईंटें उठा रखी हैं। ये अमेरिका के एक मशहूर हफ्तावार पर्चे न्यूज़ वीक से लिया हुआ फ़ोटो है। इस अमेरिकी पर्चे ने पाकिस्तान और भारत में औरतों और बच्चों से मुशक्क़त लेने और उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने ग़ुलाम और लौंडियाँ बनाकर रखने के मुतालिक एक फ़ीचर व तस्वीर शाया किया था। ये ज़ालिमाना सिलसिला कुछ अरसा से पाकिस्तान में शुरू हुआ है। भारत में तो ये हमेशा जारी रहा है। मर्दों के साथ औरतें भी मजदूरी करती आ रही हैं। मैं कह रहा था कि मैंने जब सुना कि मकतूल 100 से ज़्यादा मज़दूरों को कंट्रोल में रखता था तो मेरा दिमाग किसी और तरफ चला गया। मैंने जोगिंदर पाल से उसकी बहू के फ्लैट का एड्रेस नोट किया और हम वहाँ से आ गए। मुझे याद है कि शाम के 4 बज रहे थे। गाड़ी में इंस्पेक्टर टेनिसन को मैंने अपना शक बताया। एक शक तो ये था कि मकतूल ने किसी को नौकरी या मजदूरी से महरूम कर दिया होगा, लेकिन मैंने टेनिसन के साथ दूसरे शक पर ज़्यादा बात की। मेरा ख्याल ये था कि मकतूल ने किसी मजदूर लड़की के साथ दस्त दराजी की होगी और लड़की के आदमियों ने उससे इंतकाम लिया। नहीं मिस्टर मलिक, इंस्पेक्टर टेनिसन ने कहा, जिन लोगों की औरतें भी रोटी की खातिर मजदूरी करती हैं वो लोग मोटरसाइकिल और रिवाल्वर कहाँ से ले आए होंगे। उसके अलावा ये भी जहन में रखो कि मकतूल उसके बाप के कहने के मुताबिक सिर्फ कारोबारी मामलात में दिलचस्पी रखता था। ऐसे आदमी बोझदिल और तंग नज़र हुआ करते हैं, औरतों में दिलचस्पी नहीं लिया करते। इंस्पेक्टर टेनिसन, मैंने कहा, अगर तुम नाराज़ ना हो जाओ तो कहूँ, तुम्हारे पादरी, हमारे मौलवी और हिंदुओं के मंदिरों के पंडित भी औरतों में दिलचस्पी नहीं रखते। क्या ख्याल है तुम्हारा? हम वहाँ चलेंगे। अपने मुल्क के मकतूल जैसे सीधे सादे आदमियों को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मकतूल की बीवी से मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, टेनिसन ने कहा और कुछ सोचकर बोला, मिस्टर मलिक, मैं कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि हम कातिल को जल्दी पकड़ लेंगे, हालांकि हमें अभी ज़रा सा भी कोई इशारा नहीं मिला। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो अपने खुदा से रहनुमाई लिया करता हूँ, मैंने कहा। खुदा ने मेरी हमेशा मदद की है। तुम मुसलमान तो हर बात में खुदा ही खुदा और अल्लाह ही अल्लाह करते रहते हो, टेनिसन ने कहा, और मुजरिम ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। मैं अपने दिमाग से रहनुमाई लिया करता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर टेनिसन, मैंने कहा, खुदा सिर्फ उनकी रहनुमाई करता है जिनके दिलों में भी खुदा होता है। ओह, उसने उकताए हुए लहजे में कहा, तुम तो कभी कभी मौलवी बन जाते हो। कत्ल के इस केस के थोड़ा ही अरसा बाद हम दोनों को एक ईसाई औरत के कत्ल का केस दिया गया था। इसमें टेनिसन के दिमाग ने उसकी ऐसी रहनुमाई की थी कि सज़ा के तौर पर उसकी 4 साल के लिए तरक्की रुक गई और उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था। मुझ पर अल्लाह ने यह करम किया कि मुझे तरक्की देकर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना दिया गया था। मैं इस कहानी में इस केस का पहले भी हवाला दे चुका हूँ। इसका उन्वान डैनियल डेजी और डिस्पेंसर है। हम जब जोगिंदर पाल के घर से निकले थे उस वक्त शाम के 4:30 बज चुके थे। इंस्पेक्टर टेनिसन ने कहा कि मकतूल की बीवी के पास अभी चलते हैं। मैं तो चाहता ही यही था कि काम साथ साथ होता चला जाए तो अच्छा है। कत्ल को पहले ही 15-16 दिन गुजर गए थे। इतने अरसे में शहादत के बेशतर और अहम हिस्सों पर पर्दे पड़ जाते हैं। कातिल अगर वारदात के फ़ौरन बाद या 2-3 दिनों में पकड़ा जाए तो उससे इकबाल जुर्म आसानी से कराया जा सकता है। इसकी वजह यह होती है
کہ قتل کے ساتھ ہی قاتل پر ایسی ہی جانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس پر وہ قابو نہیں پا سکتا۔ انسان کا خون کوئی بڑے ہی مضبوط دل والا آدمی ہضم کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا خون کوئی انسان ہضم نہیں کر سکتا، لیکن 2-3 ہفتے گزر جائیں تو اس کا دل کچھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پر یہی خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ قاتل زمین میں اتر چکا ہوگا، اور اگر وہ بھی مل گیا تو اسے قاتل ثابت کرنے کے لیے شہادت نہیں ملے گی۔ میں نے انسپکٹر ٹینیسن سے کہا کہ ہمیں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ وہی کچھ سوچ رہا تھا جو میں سوچ رہا تھا۔ مسٹر ملک، ٹینیسن نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ مقتول کو بیوی نے قتل کرایا ہے۔ ہو سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ اگر یہ لڑکی خاوند سے آزاد ہونے کی کوشش میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پسند کا آدمی موجود ہے اور یہ آدمی قاتل ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ آدمی مسلمان ہوگا۔ وہ ہندو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہندو کسی بیوہ کے ساتھ شادی نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندو قتل کرنے والی قوم نہیں۔ ہندو قتل کیا کرتے ہیں لیکن صرف مسلمانوں کو۔ وہ اس طرح کے چند ایک مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے سینکڑوں ہندو ان مسلمانوں پر اپنے مذہب کی توہین کا الزام لگا کر ان پر حملہ کر دیں گے۔ ہندو ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے بلوائیوں کے ایک ہجوم کی صورت میں حملہ کیا کرتے ہیں اور اسے وہ فرقہ وارانہ فساد کہتے ہیں۔ میرا خیال بھی یہی ہے، ٹینیسن نے کہا۔ قاتل مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ لڑکی اب تک غائب کیوں نہیں ہوئی؟ وہ عقل والی معلوم ہوتی ہے، میں نے کہا۔ بے وقوف ہوتی تو اپنے دوست کے ساتھ اسی رات غائب ہو جاتی اور اب تک پکڑی بھی جا چکی ہوتی۔ اگر 3-4 مہینوں بعد غائب ہوئی اور اسلام قبول کر کے اس نے قاتل آشنا کے ساتھ شادی کر لی تو پکڑے جانے کی صورت میں کہے گی کہ اس شخص سے وہ کچھ دن پہلے ملی تھی اور وہ بالغ ہے، اس لیے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ پولیس کے لیے یہ ثابت کرنا ناممکن ہوگا کہ اس کا یہ مسلمان خامند اس کے ہندو خامند کے قتل سے پہلے سے اس کا دوست ہے۔ بیوہ کی بیماری مشکوک۔ وہ فلیٹ بڑی مشہور جگہ تھا جس میں مقتول کی نوجوان بیوہ رہتی تھی، اس لیے ہمیں آسانی سے مل گیا۔ بیوہ اوپر کی منزل میں رہتی تھی۔ ہم نے دروازے پر دستک دی تو تقریباً 30 سال عمر کے ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ لباس، چہرے اور انداز سے وہ اپر کلاس کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس فلیٹ میں سب اپر کلاس کے ہی لوگ رہتے تھے۔ یہ اس وقت کے جدید فلیٹ تھے۔ کرایہ اتنا زیادہ کہ مڈل کلاس فیملی یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اپنا اور انسپکٹر ٹینیسن کا تعارف کرایا تو یہ کیس کرائمز برانچ میں چلا گیا ہے۔ اس نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہوا، تھانے والے تو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آئیے، یہ میری بہن کا گھر ہے جو مہندر پال کی بیوی تھی، وہ یہیں ہے۔ اندر لے جا کر اس نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ یہ فلیٹ نہیں بلکہ جدید کوٹھی لگتی تھی۔ ڈرائنگ روم کے فرنیچر وغیرہ سے ان لوگوں کے سوشل سٹینڈرڈ کا اندازہ ہوتا تھا۔ ہمارے میزبان نے اپنا نام سدھیر بتایا۔ کنول کو بلا لوں؟ سدھیر نے پوچھا۔ اپنی بہن کو؟ ابھی نہیں، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا۔ آپ بیٹھیں، کچھ باتیں آپ سے پوچھنی ہیں۔ وہ بیٹھ گیا تو ٹینیسن نے کہا، عجیب بات ہے، ہمیں کوئی گائیڈ لائن نہیں دی جا رہی۔ آپ نے یقیناً سوچا ہوگا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ بہت سوچا ہے، اس نے کہا۔ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ظاہری طور پر قتل کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ مقتول کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تھا تو میرا بہنوئی، اس نے کہا، لیکن تعلقات دوستوں جیسے تھے۔ کیا وہ خوش طبع اور زندہ دل تھا؟ نہ خوش طبع تھا نہ زندہ دل، اس نے جواب دیا، لیکن آدمی ٹھیک ٹھاک تھا۔ ہم مقتول کے باپ اور اس کی ماں سے مل آئے تھے، ان کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھیں وہ سنا چکا ہوں۔ اس شخص سدھیر پر ہم یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم ابھی اس کی بہن کے سسرال نہیں گئے۔ آپ کی بہن کے سسرالی لوگ کیسے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اچھے لوگ ہیں، اس نے جواب دیا۔ پہلے پولیس اسٹیشن کا تھانے دار تفتیش کرتا رہا تھا۔ ہمیں ڈر تھا کہ مہندر کا باپ یا اس کی ماں یہ نہ کہہ دے کہ ان کے بیٹے کو بیوی نے قتل کرایا ہے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں تھانے دار سے ملا تھا، اس نے بھی میری بہن کے سسرال کی تعریف کی تھی۔ اب آپ ان سے ملیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ اسی قسم کی باتیں کرتا رہا۔ ہم اس کوشش میں تھے کہ اس سے کوئی اشارہ ملے۔ ہم دونوں نے باتوں اور سوالوں کے ذریعے بہت کوشش کی کہ اس کے منہ سے ہمارے مطلب کی کوئی بات نکل آئے، لیکن ہمیں کامیابی نہ ہوئی۔ ہمارے سوالوں کے جواب دینے میں وہ کوئی ہیرا پھیری نہیں کر رہا تھا، شائستگی اور سادگی سے جواب دیتا تھا۔ بہن کو یہاں اکیلا کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے اپنے گھر نہیں لے جائیں گے؟ آپ مسلمان ہیں، اس نے کہا۔
आप बेवा की दूसरी शादी कर देते हैं, हम नहीं करते। सिर्फ इतना ही हो कि बेवा को कोई दूसरा आदमी कबूल ना करे तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन हमारे यहाँ बेवा के साथ ऐसा जालमाना सलूक किया जाता है जैसे अपने खामंद की उसने खुद जान ली हो। उसे धुतकार दिया जाता है। अपनी माँ और अपनी सगी बहनें भी उसे हकारत की नज़रों से देखते हैं। आप तो रोशन दिमाग हैं, इंस्पेक्टर टेनिसन ने कहा। आप इन फरसूदा रस्मों की पाबंदी क्यों करते हैं? आप इसे रस्म कहते हैं, सुधीर ने कहा। हमारे मजहबी पेशवाओं ने बेवा को नजस और मनहूस करार देना मजहबी हुक्म बना रखा है। बेवा को मंदिर में भी दाखिल नहीं होने दिया जाता। मैं जब सोचता हूँ कि मेरी बहन की जिस ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका है ये किस कदर अजियतनाक है, तो मुझे यूँ पता चलता है कि हार्ट अटैक हो गया है और मैं कुछ देर बाद मर जाऊँगा। आप गौर करें कि बहन की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे कि बेवा हो गई है। ये भी सोचें कि लड़की रोशन ख्याल और सोशल है। मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ। इस बहन के साथ मुझे रूहानी मोहब्बत है। उसने अपना रोना शुरू कर दिया था। उसकी बहन के साथ हमें कोई हमदर्दी नहीं थी, ना हम उनके मज़हब की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सुनने आए थे। मैं अपनी बहन के लिए जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ, वो कहे जा रहा था। मैंने उसे कहा कि यहीं रहो, किराया मैं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये जहनी और जज्बाती लिहाज से संभल जाए तो सोचूंगा कि उसे ज़िंदगी के किस रास्ते पर डालूं कि ये ज़रा सुख चैन से रहे। इसे नुकरानी रख दी है। मैं सारा दिन अपने काम और कारोबार के लिए बाहर रहता हूँ। शाम को उसके पास आ जाता हूँ और रात को अपने घर चला जाता हूँ। अपनी बहन को बुला लें, मैंने कहा। वो साथ वाले कमरे में गया और वापस आ गया। वो सोई हुई है, उसने कहा। आप कहें तो जगा लेता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने बड़ी सख्ती से कह रखा है कि ये सोई हुई हो तो इसे जगाना नहीं। डॉक्टर क्यों? टेनिसन ने पूछा। क्या आपकी बहन बीमार है? इसी उम्र में बेवा हो जाने का सदमा, सुधीर ने कहा। डिप्रेशन भी है और नर्वस ब्रेकडाउन भी है। डॉक्टर इसे घर देखने आ जाता है। ये तकलीफ़ 4-5 दिनों से है। पहले इसने बेविगी का सदमा बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे अचानक कुछ हो गया। इतनी ज़्यादा रोई कि इसे गशी आने लगी। ना जगें, टेनिसन ने कहा। हम फिर किसी वक्त आएंगे। मैंने एहतियातन डॉक्टर का नाम और एड्रेस मालूम कर लिया और हम वहाँ से आ गए। मैंने टेनिसन से पूछा कि इस शख्स सुधीर के मुतालिक उसकी क्या राय है। अगर ये शख्स बेवकूफ़ नहीं तो बहुत ही अयार और लुमड़ी जैसा चालाक है। टेनिसन ने कहा। कोई हिंदू इतना सीधा साधा नहीं हो सकता। अगर ये शख्स सीधा या बुद्धू होता तो हमसे डरता और इसके बोलने का अंदाज़ कुछ और होता। इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे इसकी बहन की बीमारी मशकूक नज़र आती है, मैंने कहा। मकतूल की नफ्सियात। अगले रोज़ हम दिल्ली से 15 मील दूर उस जगह चले गए जहां मकतूल के बाप के ठेके का काम हो रहा था। खासा बड़ा तामीराती प्रोजेक्ट था। बेशुमार मजदूर काम कर रहे थे। वहां ठेकेदार के घर का कोई आदमी नहीं था। मुअज़्ज़िज़ सी किस्म का एक आदमी हमें देखकर हमारे पास आया। हम पुलिस की वर्दी में नहीं थे। CIA के अफसर और दीगर अमला प्राइवेट कपड़ों में रहता था। मेरे साथ चौंके एक अंग्रेज़ था, इसलिए ये आदमी दौड़ता आ गया था। मैंने अपना और इंस्पेक्टर टेनिसन का तारुफ कराया तो उसने बताया कि वो मैनेजर है। पहले मकतूल सुबह ही यहाँ आ जाया करता था। वो कत्ल हो गया तो उसका बड़ा भाई या बाप दिन को किसी वक्त यहाँ आते और 2-3 घंटे वहीं रहते थे। इस मैनेजर का तो सारा दिन यहीं गुजरता था। वो उधीड़ उम्र हिंदू था और रिवायती हिंदुओं जैसा था। हाथ जोड़कर बात करता था। मैंने उसे बताया कि हम महेंद्र पाल के कत्ल की तफ्तीश के लिए आए हैं। वो हमें दफ्तर में ले गया। ये 2 कमरे थे जो आर्जी तौर पर बनाए गए थे। इनमें एक कमरा तो अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। निहायत अच्छी मेज़ और कुर्सियों के अलावा एक दीवान भी पड़ा था जिस पर पलंग पोश बिछा हुआ था। ये मकतूल का कमरा था। मैंने टेनिसन से कहा कि पहले ज़रा घूम फिर कर मज़दूरों वगैरह को देख लें। चुनाचे हम दोनों इस तामीराती काम में लगे हुए मज़दूरों के दरमियान घूमने फिरने लगे। मैं जो चीज़ देखना चाहता था वो मुझे नज़र आने लगी। ये औरतें थीं जो मजदूरी कर रही थीं। इनमें उधेड़ उम्र औरतें भी थीं और नौजवान लड़कियां भी। भारत में इस नस्ल की औरतें आज भी मौजूद हैं और मजदूरी करती हैं। ये टखनों से ज़रा ऊंचे घघरे और ब्लाउज़र पहनती हैं। ब्लाउज़र इतना छोटा होता है कि इनके पेट कुछ कुछ नंगे रहते हैं। सरों पर दुपट्टे लेती हैं। इनके रंग सांवले नहीं होते बल्कि स्याह होते हैं।
कुछ तो इनका रंग कुदरती तौर पर ऐसा ही होता है और ज़्यादातर धूप में मेहनत मजदूरी करने से रंग बिल्कुल स्याह हो जाता है। इनमें नौजवान लड़कियां भी होती हैं जिनमें से बाज़ के रंग गंदमी और नक्शो निगार बड़े अच्छे होते हैं। इनमें कोई भी लड़की अकेली नहीं होती, ये पूरा पूरा कुंबा होता है। ये लड़कियां मालकों की हवसकारी के काम आती हैं। मुझे अब ये मालूम करना था कि मकतूल की भी इन लड़कियों के साथ दिलचस्पी थी या नहीं। मैं इस शक का पहले इजहार कर चुका हूँ। आप कहेंगे कि अपर क्लास के इतने दौलतमंद आदमी के लिए यही काली पसीने में नहाई हुई मैले कुचैले कपड़ों वाली बदबूदार लड़कियां ही रह गई थीं। ये एक नफसियाती मामला है। मकतूल की शख्सियत जो हमारे सामने आई थी वो घुटी हुई और अपनी ज़ात के खौल में बंद शख्सियत थी। मकतूल भिद्दे और फूले हुए जिस्म का आदमी था। ऐसी शख्सियत एहसास कमतरी में मुब्तला होती है। ज़हन लाशऊर इन्हें सोसाइटी में मकबूलियत वाला मकाम हासिल करने ही नहीं देता। इस किस्म के लोग जिन्हें सीधा सादा कहा जाता है ज़हनी लज्जत परस्ती में मुब्तला होते हैं। इनके लिए इसी किस्म की लड़कियां काबिल कबूल होती हैं जो इनकी ज़र खरीद लौंडियां हों, गरीब हों और पेट की खातिर इन्हें अपना देवता समझें। इस एहसास कमतरी का दूसरा पहलू देखें। मकतूल को बड़ी खूबसूरत, जिंदा दिल, नए फैशन की दिल दादा और मालदार ख़ानदान की लड़की मिल गई थी जो उसकी बीवी थी। एहसास कमतरी के मारे हुए खामंद इस किस्म की बीवियों के आगे मट्टी के माधु बन जाते हैं। कुशादा दिल, खुशगवार तबा और सोशल लड़कियां तंग दिल और घुटे हुए खामदों को पसंद नहीं किया करती। आप मेरी इस कहानी को बेमज़ा सा पाएंगे क्योंकि मैंने नफसियाती तज्जिया शुरू कर दिया है और ये कहानी मेरी दूसरी तफ्तीशों से मुख्तलिफ हो गई है। अर्ज़ ये है कि मैं कहानियाँ घड़ा नहीं करता। जिस तरह कोई वारदात हुई और जिस तरह मैंने तफ्तीश की वो उसी तरह सुना दी। लड़की को दिलचस्प और चस्केदार बनाने के लिए मैं ऐसे वाक़यात शामिल नहीं किया करता जो हुए ही ना हों। इस वारदात में मकतूल की नफ्सियात की तरफ मेरी तवज्जो उस वजह से गई थी कि इसके घर में, इसकी सोसाइटी में और इसकी कारोबारी फील्ड में इसके कत्ल का कोई बायस नहीं मिल रहा था। अब मैंने ये देखना था कि मैंने मकतूल का जो नफ्सियाती तज्जिया किया है ये कहाँ तक सही है। मैंने इंस्पेक्टर टेनिसन को ये तज्जिया सुनाया। वो अंग्रेज़ था, इंस्पेक्टर था और स्कॉटलैंड यार्ड का तरबियत याफ्ता था। वो मुझसे ज़्यादा अक्लमंद था। उसने मेरा तज्जिया कबूल कर लिया। वहाँ एक तो मैनेजर था। उसने बताया कि मज़दूरों पर 2 मेट भी हैं। उसने ये भी बताया कि 2 आदमी और भी रखे हुए हैं जो शहर के गुंडे और जराइम पेशा हैं। ये हर किसी पर नज़र रखते हैं कि कोई यहाँ बदमाशी न करे। मैनेजर ने बताया कि इन्हें मकतूल के बाप जुकंदर पाल ने अपनी और अपने कारोबार की हिफाजत के लिए रखा हुआ है। वो कौन है? मैंने पूछा। कहाँ हैं? आने ही वाले हैं। मैनेजर ने जवाब दिया, अपनी मर्ज़ी से आते और अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं। ये दोनों गुंडे और जराइम पेशा आदमी हमारे लिए अजूबा नहीं थे। जोगंदर पाल जैसे बड़े कारोबारी लोग किराए के गुंडे अपने साथ रखते थे। ठेकेदारियों में दुश्मनी और रकाबत लगी रहती है। इस मकसद के लिए गुंडे रखे जाते थे। पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में गुंडे मौजूद होते हैं। सियासी लीडर बल्कि अक्सर असम्बलियों के मेंबर भी अपने साथ 2-3 गुंडे बतौर मुहाफिज रखते हैं। बड़े ज़िम्मेदारों ने बाकायदा गुंडे पाले हुए होते हैं। कारखानादार फैक्ट्रियों में 2-3 गुंडे रखते हैं। कल और आज में फ़र्क ये है कि आज के गुंडों के पास कलाशनकोफ़ें और रिवाल्वर होते हैं और हमारे वक्तों में चाकू और खंजर होते थे या किसी किसी के पास रिवाल्वर भी होता था। हर रोज़ एक लड़की। हम मैनेजर को उस कमरे में ले आए जो मकतूल का दफ्तर था। मेरी बात गौर से सुन लो लाला जी, मैंने मैनेजर से कहा। तुम्हारा छोटा सेठ कत्ल हो गया है। ये देख लो कि एक अंग्रेज़ अफसर तफ्तीश कर रहा है। तुम जो कुछ जानते हो वो ठीक ठीक बता देना, कोई बात छुपाने की कोशिश न करना। मैंने पहले बताया है कि मैनेजर रिवायती हिंदू था। अपने से कम दर्जा मुलाजमों के लिए शीर और अपने से ऊपर वालों या ज़रा ताकत वालों के आगे भीगी बिल्ली, यानी कमज़ोरों के लिए बादशाह और ताकतवरों के लिए ग़ुलाम। उसने मेरी इतनी सी बात पर ही हाथ जोड़ दिए। उसके हाथ काँप रहे थे। हम तो नौकर चाकर हैं सरकार, उसने कहा। ये बड़े सेठों के मामलात हैं और रगड़े हम जाते हैं। आप जो पूछेंगे वो मैं 16 आने सच बताऊंगा। लेकिन सरकार, हम गरीबों का ख्याल रखना। सेठ को ये पता ना चले कि मैंने कोई बात बताई है। मैंने उसे झूठी सच्ची तसल्लियाँ दी और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। उसने मकतूल की शख्सियत की बिल्कुल वही तस्वीर पेश की जो उसका बाप हमें दिखा चुका था, यानी सिर्फ कारोबार में दिलचस्पी रखने वाला,
बुद्धू टाइप, दुनिया के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। इस मैनेजर से मैंने जो बातें की और जो उसने बताई वो सारी की सारी सुनाने की ज़रूरत नहीं। मैं असल बात पर आना चाहता हूँ। मैं मकतूल की दोस्ती और दुश्मनी मालूम करने की कोशिश में था। कहीं भी उसकी दुश्मनी का पता नहीं चल रहा था। मकतूल ने किसी राज मजदूर या किसी कारीगर को काम से नहीं हटाया था। अब लाला जी 16 आने सच बोलना, मैंने कहा। मैंने मजदूर औरतों में 3 नौजवान लड़कियां देखी हैं सरकार। मैनेजर ने मेरी पूरी बात सुने बगैर हस्बे आदत हाथ जोड़कर भिखारियों के लहजे में कहा, मैं हजूर का मतलब समझ गया हूँ। ये बात बार बार मेरी ज़बान पर आती थी लेकिन मैं बोलता नहीं था। अगर मुझे पर्दे में रखें तो ये बात भी बता देता हूँ। ये तीनों लड़कियाँ आज काम कर रही हैं। छोटे सेठ जी मारे गए तो उन्होंने काम शुरू किया है। इनकी ज़िंदगी में ये काम पर सिर्फ आती थीं, ज़रा सा हाथ पैर हिला देती थीं और सारा दिन मजदूर औरतों में घूमती फिरती रहती थीं। उनमें से एक लड़की नहा धोकर आती और दोपहर को छोटे सेठ के पास इस कमरे में आ जाती थी। कम अज़ कम 3 घंटे कमरे में गुजारती थी। छोटे सेठ की टांगें दबाती और सारा जिस्म सहलाती और फिर दाश्ता वाला काम होता था। लड़कियों की बारियां लगी हुई थीं, हर रोज़ एक लड़की। ये लड़कियां इसी काम की दिहाड़ी लेती थीं। महेंद्र सेठ इन्हें अलग पैसे भी देता था। मेरा नफ्सियाती तज्जिया बिल्कुल सही निकला। इंस्पेक्टर टेनिसन बिल्कुल खामोश बैठा मुस्करा रहा था। उसे इत्मीनान था कि मैं सही लाइन पर चल रहा हूँ। उसने मैनेजर के साथ सिर्फ एक बात की थी। ख्याल करो मैनेजर, उसने कहा, तुम ठीक बोलेगा तो हम तुम्हारे साथ ठीक रहेगा। सच बोलो, किसी को मालूम नहीं होने देगा। इन लड़कियों के साथ उनके मर्द भी यहाँ काम करते होंगे? मैंने मैनेजर से पूछा। हाँ सरकार, उसने जवाब दिया। उनके भाई यहाँ काम करते हैं, एक का बाप भी यहीं है। वो अपनी लड़कियों को रोकते नहीं? मैंने पूछा। या उन्हें मालूम ही नहीं कि इनकी लड़कियों से क्या काम लिया जा रहा है? आप इन्हें क्या समझते हैं सरकार? मैनेजर ने कहा। इन लोगों ने पैसा कमाना है, ये हर काम कर लेते हैं। इनके बाप और भाई मकतूल सेठ को झुककर सलाम करते हैं कि वो इनकी लड़कियों को बहुत पैसे देता है। वो ठीक कह रहा था। मैं इस क्लास को अच्छी तरह जानता था। ये लोग छोटे मोटे जराइम भी कर लेते थे। मैंने ये सोचा था कि दुश्मनी का एक बायस ये भी हो सकता है। मैंने मैनेजर से कहा कि बाहर जाके देखे कि सेठों के वो गुंडे आ गए हों तो उन्हें हमारे पास ले आए। मिस्टर मलिक, मैनेजर के जाने के बाद इंस्पेक्टर टेनिसन ने मुझे कहा, मेरा ख्याल है हम यहाँ वक्त ज़ाय कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा, इस मैनेजर से हमें कुछ काम की बातें मालूम हुई हैं। ये पता चल गया है कि मकतूल का किरदार क्या था। मेरा ख्याल है कि मकतूल किसी और औरत के चक्कर में आकर कत्ल हुआ है। ये जो 2 गुंडे आ रहे हैं, इनसे भी कुछ न कुछ मालूम हो जाएगा। वो आ गए हैं सरकार। मैनेजर ने अंदर आकर इतला दी। इन्हें अंदर भेज दो, मैंने कहा। आप बाहर बैठें। 2 आदमी अंदर आए। एक की उम्र 40 साल के लगभग और दूसरा 30 साल का होगा। दोनों ने साफ सुथरे और कीमती कपड़े पहन रखे थे। दोनों के चेहरों पर रौनक और खुद एतमादी थी। दोनों ने हमें झुककर सलाम किया। बड़े के चेहरे का तासुर बदल गया। वो मुझे देखकर घबरा गया था और हैरान भी हो रहा था। मैंने उसे गौर से देखा तो उसका चेहरा मानूस लगा। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मैंने उससे पूछा। हाँ साहब, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। आगरा में मुलाकात हुई थी। 3 साल से कुछ ऊपर अरसा हो गया है। उसने मुझे डकैती की एक वारदात सुनाई। ये उस इलाके का वारदातिया था और किराए की गुंडेगर्दी का माहिर था। उसने बड़ी अच्छी मुखबरी और फिर निशानदेही की थी। मैंने इसकी रहनुमाई से मुलज़िमों को पकड़ा था। 2 मुलज़िमों को सज़ा हुई थी। इस गैंग के एक आदमी ने इससे इंतकाम लेना चाहा था। दोनों की चाकुओं से लड़ाई हुई थी और दोनों बुरी तरह जख्मी हुए थे। दोनों चाकू जनी के मुजरिम थे। दोनों ने तेज़ धार हथियार से एक दूसरे को जख्मी किया था, लेकिन मैंने उसे इस तरह बचा लिया था कि दूसरे को कातलाना हमले का मुलजिम करार दे दिया था और उसके मुतालिक मैंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था। उसने अपने दिफा हिफाजत खुद इख्तियारी में हमला आवर को ज़ख्मी किया है। मैंने केस ऐसा ही तैयार किया था। उसे बचा लिया और उसके दुश्मन को 4 साल सज़ाए कैद दिला दी। नाम इब्राहिम था और इब्रा के नाम से मशहूर था। मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूँ, मैंने कहा। दिल्ली कब से आए हो? नाम इब्रा है साहब, उसने जवाब दिया। इब्राहिम 2-2.5 साल से दिल्ली में हूँ। ये दारा है। पूरा नाम दिलदार सिंह है। मोना सिख है। क्या करते हो यहाँ? कोई अच्छा काम तो नहीं करता साहब, उसने जवाब दिया। भाड़े किराए पर चलता हूँ। कोई अच्छी गुजर बसर हो रही है। अल्लाह आपको तरक्की दे। आपका एहसान याद है। दारे भाई, मैंने उसके साथी से कहा,
तुम बाहर बैठो, आगे आओ इब्रे, बैठ जाओ। मैं सिगरेट नहीं पीता। इंस्पेक्टर टेनिसन के पैकेट से एक सिगरेट निकालकर इब्रे को दिया। एक मुसलमान फौजी अफसर। यार तुम्हारे छोटे सेठ को कौन मार गया है? मैंने कहा। उसके घर वाले कहते हैं किसी से दुश्मनी थी ही नहीं। ज़रा हमारा ख्याल रखना साहब, इब्रे ने कहा। हमारी गवाही ना डाल देना, एतबार कायम रहे तो अच्छा होता है। सेठ जोगंदर पाल हमारा बहुत ख्याल करता है। हमने उसका रोब दबदबा ऐसा रखा हुआ है कि किसी की जुर्रत नहीं जो इस खानदान की तरफ आंख उठा कर देखे। ये बिल्कुल सही है मलिक साहब कि इनका कोई दुश्मन नहीं, लेकिन कत्ल घर से करवाया गया है। बीवी ने? आप समझ गए, उसने कहा। मालूम नहीं आपने महेंद्र की बीवी को देखा है या नहीं। महेंद्र को तो आपने देखा ही नहीं होगा। ये कोई जोड़ नहीं था, जिस्म के लिहाज से भी और मिजाज के लिहाज से भी ये कोई जोड़ नहीं था। दारा उनके घर की बातें मुझसे ज़्यादा जानता है। मैं उसे बुला लेता हूँ, सब कुछ बताएगा। वो बाहर गया और अपने साथी को साथ ले आया। उसे आगरा की वारदात सुनाई और कहा कि वो मेरा एहसानमंद है। मलिक साहब जो पूछते हैं वो बता देना, इब्रे ने दारे से कहा। ये हमें पर्दे में रखेंगे। ये मलिक साहब मेरे बड़े पुराने मेहरबान हैं। ये क्राइम ब्रांच में हैं, महेंद्र के कत्ल की तफ्तीश के लिए आए हैं। पर्दे में नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? दारे ने कहा। इन सेठों ने हमारा क्या बिगाड़ लेना है? मलिक साहब जी, पक्की बात तो हम कर नहीं सकते, पक्का शक बता सकते हैं। महेंद्र की बीवी को मैंने 2 बार एक मुसलमान के साथ टैक्सी पर कहीं जाते देखा था। बड़ा खूबसूरत जवान है। एक बार वो फौजी वर्दी में था। मैं ये नहीं बता सकता कि वो लेफ्टिनेंट है, कप्तान है या मेजर है। वो है अफसर।